एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज बात करेंगे और वो है हायर एजुकेशन में के जो कॉलेजेस हैं, विशेष तौर से गवर्नमेंट सरकारी जो कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन्स की बहुत कमी हो गई है। यानी बच्चे एडमिशन्स ही नहीं लेते हैं। इनके कारणों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है प्रोसेस का प्रक्रम। इसको मैं अलग अलग बांट के बताता हूँ आपको। प्रोसेस को भी आप 4-5 भागों में बांट दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पहला चीज़ एडमिशन्स, दाखिले के समय प्रक्रम। द प्रोसेसिंग ऑफ एडमिशन्स तकरीबन हर साल बदलता है। पहले तो बड़ा प्रोस्पेक्टस छपता था, आजकल ऑनलाइन हो गया। सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एडमिशन्स हो गए हैं, ऑनलाइन कर देते हैं, सीटें बचती हैं, लाइक दैट। बताया जाए डिजिटल तो हो गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब बात यह है कि दो तरह के इंस्टीट्यूशन है, एक रूरल है, एक अर्बन है। एक महानगरों में है और हरियाणा में तो जैसे गुड़गांव है, फरीदाबाद है, पंचकुला है, रोहतक है, इस तरह के शहर, वहाँ हो सकता है ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि इस प्रोसेस में अर्बन जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा अलर्ट भी होती है। डाइवर्सिफिकेशन में अच्छी बात है कि गांव में भी बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए हैं। अब एडमिशन्स की सीट अलोकेट कर दी हैं हर कॉलेजेस को। बहुत पहले तो सीटें नहीं होती थी, जो आते हैं उनको एडमिशन्स दे देते थे, क्वालिफाई करना चाहिए। लेकिन बीच में एक बात हुई, और एक बात विशेष तौर से देखें एडमिशन के समय, अगर कोई विद्यार्थी ऊंची परसेंटेज के मार्क्स ले आता है, दो तरह से, मेरिट से और दूसरे आजकल मैनिपुलेशन से भी चलता है। अब स्टैंड कौन करेगा? जिसके सिर्फ मार्कशीट पे नंबर हैं। सेंट्रली एग्जामिनेशन और ये सारे एग्जामिनेशन में अगर आपने ऑब्जेक्टिव कर दिया तो होगा गड़बड़। डिस्क्रिप्टिव में फिर भी थोड़े चांस है, लेकिन उसकी कॉपिंग मार्किंग में थोड़ी लेबर लगती है। सब शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एडमिशन्स का ये मेथड भी काफ़ी ठीक है, करेक्ट है। एडमिशन्स के बाद प्रोसेस में आगे की दो चीज़ें और जुड़ी रहती हैं बाद में, और वो है एक टीचिंग, और ये आत्मा है। जैसे किसी कहानी की आत्मा उसका स्क्रिप्ट होता है, उसकी स्टोरी होती है, इसी तरह से टीचिंग सबसे महत्वपूर्ण है। अब तकरीबन फॉर्मल कॉलेजेस में आर्ट, साइंस और कॉमर्स हैं, आजकल और भी सब्जेक्ट्स आ गए हैं, BCA, BBA, इस तरह की और चीज़, और अच्छी बात। और बहुत सारे कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएट भी क्लासेस लग रहे हैं, उससे भी चलो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन समय के साथ टीचिंग के 2-3 चीज़ें ज़रूरी है। पहले तो दो आ गए, एक अध्यापक और दूसरा विद्यार्थी। अगर आपने अनटीचेबल स्टूडेंट्स को एडमिशन्स दे दिया, जो कभी किताब कापी कुछ भी नहीं, हाथ हिलाते घूमते रहते हैं कॉलेजों में, वो अपने साथ 5-7-10 औरों को ले लेते हैं, वो हर जगह ये घूमते रहते हैं और डिस्टर्ब भी करते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ख़राब करते हैं, परेशानी का सबब है। दूसरा, एक अनमोटिवेटेड टीचर्स। कुछ तो टीचर ऐसे हैं जो वास्तव में टीचर बनना नहीं चाहते थे लेकिन बन गए। उनको ये भी है, कुछ एक में हो सकता है 5% हो, ज़्यादा भी हो सकता है। वो सिलेबस वो अच्छी तरह से देख लें, जो उनको पढ़ाना है वो उनको आता भी है कि नहीं है। अगर आपने एक अनस्किल्ड, अनट्रेंड और वो सिलेबस जो उसने पढ़ाना है वो भी नहीं आता, तो किस आदमी को भेज रहे हो आप? और कुछ एक को आता है, अगर वो अनमोटिवेटेड है
जिसकी रुचि ही नहीं रही है अध्यापन में, वो और ही कुछ करना चाहता है, उड़ना चाहता है। ऐसे भी बहुत, मैं शब्द तो कठोर था मेरे पास, लेकिन किसी काम के नहीं। ऐसे बहुत बड़ी संख्या हो गई है। इनको विशेष काउंसलिंग की ज़रूरत है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा साइकोपैथ की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ जो बहुत बड़ी है प्रक्रम में, वो एग्जामिनेशन का है। एग्जामिनेशन बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए भाई। एक मेहरबानी करके बार बार ये मैं कहता हूँ, नकल को रोक दो। ये सारी समस्या नीचे से आ जाती है, ऊपर वाले नीचे वालों को, नीचे वालों को ऊपर वालों को, और बहुत बुरी हालत है। दो चीज़ें समाज को बहुत ख़राब कर रही हैं। खुले समाज को नशा, और जो वर्ल्ड है वहाँ पर नशा, ख़ास तौर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर नशा आता है तो ये बर्बाद कर देता है। इनको रोकना ही पड़ेगा। एक प्रोसेस में एक बड़ी चीज़ है करिकुलम। सिलेबस बदलते ही नहीं है। इंटरनेशनल सिलेबस जो आपके हार्वर्ड के भी, स्टैनफोर्ड के भी, जितने भी ऑक्सफोर्ड के, सारे सिलेबस ऑनलाइन मौजूद हैं। देख लें, जिससे रोज़गार मिलता है, और ख़ास तौर से पढ़ते पढ़ते ही अगर काम का आदमी बनता है, सिलेबस वो डालें। आउटडेटेड सिलेबस चल रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि नाम लिख दो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी करो, टीचिंग फैकल्टी करो, विद्यार्थियों को सिलेक्शन भी हो, प्रॉपर ट्रेनिंग भी हो, प्लेसमेंट सेल भी ताकतवर करो, एक्सपोजर भी दिलवाओ उनको, और ट्रेनिंग भी और मार्केटिंग भी, सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ेगी। ये प्रोसेसिंग का हिस्सा है। ये जो बड़ी बात आई कि प्लेसमेंट, सबसे ताकतवर चीज़ इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेज में प्लेसमेंट सेल होनी चाहिए। डिग्री मिलने से पहले उसको रोज़गार मिल जाए। 200 किस्म के काम, जहाँ मार्केट फोर्सेस काम कर रही हैं, 200 किस्म के काम ढूंढ लें, उनमें से सबको वो स्किल सिखाएं, और जहाँ डिमांड है उनको बुलाएं और प्लेसमेंट दिलवाएं बच्चों को। डिग्री देके एक बच्चे की 10 साल ख़राब करके किसी काम का अगर नहीं छोड़ते उसको, तो एक हत्थे की तरह से काम करते, हत्थे की तरह से। स्ट्रक्चर के बाद प्रोसेस हो गया, और फिर एक और आती है चीज़। दक्षिणी हरियाणा के नारनौल में विश्वविद्यालय का होना क्यों आवश्यक है? इसके खोलने पर कितनी लागत लगेगी और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान के अगर सबसे विकसित क्षेत्र देखेंगे तो वो हैं जहाँ बेहतर से बेहतरीन शिक्षण संस्थाएं हैं, और पिछड़े वो क्षेत्र मिलेंगे जहाँ शिक्षा में वो क्षेत्र पीछे रह गए। ऐसी एक कहानी नारनौल के साथ है। शुरू में बड़ा अच्छा चला। आज़ादी के जस्ट बाद में 1953 में भूपेंद्र स्कूल में गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल, उस समय पेप्सू स्टेट थी, खुल गया था। कॉलेज की डेंसिटी नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में काफ़ी ठीक है। हालांकि एजुकेशन को, जो बीएड कॉलेज जिनको कहते हैं, वो तकरीबन प्राइवेट सेक्टर को दे रखे हैं। जो भी हो, इस समय बड़ी जो ज़रूरत है वो नारनौल में विश्वविद्यालय की है। इसके सबसे बड़ा एक कारण तो ये है, सिर्फ एक कारण, कि क्षेत्रीय असमानता उच्च शिक्षा में कम हो। इम्बैलेंसेस इन हायर एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशन हरियाणा में जो पैदा हो गया वो कम हो। दूसरा, माइग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड माइग्रेशन ऑफ मैन, पलायन की एक बड़ी समस्या हो गई है। शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, सुरक्षा भी बढ़ जाती है। और तीसरी एक बड़ी, जो बहुत ही बड़ी बात है, लड़कियां और महिलाएं हैं
उनको हायर एजुकेशन की रीच में लाना है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है, तो नियरेस्ट नेबर उनके नज़दीक से नज़दीक उच्च शिक्षा खोल देनी चाहिए। यहाँ एक बात ये आएगी, बहुत बड़ी बात, कि शुरू में जब संस्थाएं खुलती हैं तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और उनमें एक ज़मीन की, दूसरी रिसोर्सेज की। तो नारनौल में तकरीबन जब भी संस्थाएं खुली हैं तो कहीं होस्ट किया जाता है। जैसे विमेन कॉलेज खुला नारनौल में, तो भूपेंद्रा स्कूल में विंग खोल ली थी, उसके बाद पूरा कॉलेज कर दिया। इसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो महेंद्रगढ़ में चली गई है, उसको बीएड कॉलेज में यहाँ होस्ट किया था। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नारनौल, जहाँ लगभग 16 पोस्ट ग्रेजुएट चल रही है, उसको शुरू में विश्वविद्यालय में होस्ट किया जा सकता है। ये कॉलेज एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लिया हुआ है। सबसे पहले इसको अपग्रेड किया जा सकता है एक यूनिवर्सिटी की तरह से। मेरा ये पक्का विश्वास है कि एक दिन यूनिवर्सिटी लॉन्च हो जाएगी। जामिया मिलिया इस्लामिया भी तो कॉलेज में ही तो चलती थी पहले। दिल्ली यूनिवर्सिटी किराए के मकानों में चली हुई थी पहले, वो भी दूर। आजकल गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है, ये जाकिर हुसैन कॉलेज है, वहाँ पर शुरू में होस्ट की हुई थी। यानी बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ा कॉलेज जो 32 एकड़ में है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का सब कुछ है। मैं कुछ आपको फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ, उनको देखकर आप समझ जाएंगे कि यूनिवर्सिटी खोली जा सकती है। थिएटर हॉल, टीचिंग ब्लॉक्स, टीचिंग ब्लॉक्स। लाइब्रेरी।
दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है प्रोसेस का प्रक्रम। इसको मैं अलग अलग बांट के बताता हूँ आपको। प्रोसेस को भी आप 4-5 भागों में बांट दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पहला चीज़ एडमिशंस, दाखिले के समय प्रक्रम। द प्रोसेसिंग ऑफ एडमिशंस तकरीबन हर साल बदलता है। पहले तो बड़ा प्रोस्पेक्टस छपता था, आजकल ऑनलाइन हो गया। सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एडमिशंस हो गए हैं, ऑनलाइन कर देते हैं, सीटें बचती हैं, लाइक दैट। बताया जाए डिजिटल तो हो गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब बात यह है कि दो तरह के इंस्टीट्यूशन है, एक रूरल है, एक अर्बन है। एक महानगरों में है और हरियाणा में तो जैसे गुड़गांव है, फरीदाबाद है, पंचकुला है, रोहतक है, इस तरह के शहर, वहाँ हो सकता है ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि इस प्रोसेस में अर्बन जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा अलर्ट भी होती है। डाइवर्सिफिकेशन में अच्छी बात है कि गांव में भी बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए हैं। अब एडमिशंस की सीट अलोकेट कर दी हैं हर कॉलेजेस को। बहुत पहले तो सीटें नहीं होती थी, जो आते हैं उनको एडमिशंस दे देते थे, क्वालिफाई करना चाहिए। लेकिन बीच में एक बात हुई, और एक बात विशेष तौर से देखी एडमिशन के समय, अगर कोई विद्यार्थी ऊंची परसेंटेज के मार्क्स ले आता है, दो तरह से, मेरिट से और दूसरे आजकल मैनिपुलेशन से भी चलता है। अब स्टैंड कौन करेगा? जिसके सिर्फ मार्कशीट पे नंबर हैं। सेंट्रली एग्जामिनेशन और ये सारे एग्जामिनेशन में अगर आपने ऑब्जेक्टिव कर दिया तो होगा गड़बड़। डिस्क्रिप्टिव में फिर भी थोड़े चांस है, लेकिन उसकी कॉपिंग मार्किंग में थोड़ी लेबर लगती है। सब शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एडमिशंस का ये मेथड भी काफ़ी ठीक है, करेक्ट है। एडमिशंस के बाद प्रोसेस में आगे की दो चीज़ें और जुड़ी रहती हैं बाद में, और वो है एक टीचिंग, और ये आत्मा है। जैसे किसी कहानी की आत्मा उसका स्क्रिप्ट होता है, उसकी स्टोरी होती है, इसी तरह से टीचिंग सबसे महत्वपूर्ण है। अब तकरीबन फॉर्मल कॉलेजेस में आर्ट, साइंस और कॉमर्स हैं, आजकल और भी सब्जेक्ट्स आ गए हैं, BCA, BBA, इस तरह की और चीज़, और अच्छी बात है। और बहुत सारे कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएट भी क्लासेस लग रहे हैं, उससे भी चलो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन समय के साथ टीचिंग के 2-3 चीज़ें ज़रूरी है। पहले तो दो आ गए, एक अध्यापक और दूसरा विद्यार्थी। अगर आपने अनटीचेबल स्टूडेंट्स को एडमिशंस दे दिया, जो कभी किताब कापी कुछ भी नहीं, हाथ हिलाते घूमते रहते हैं कॉलेजों में, वो अपने साथ 5-7-10 औरों को ले लेते हैं, वो हर जगह ये घूमते रहते हैं और डिस्टर्ब भी करते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ख़राब करते हैं, परेशानी का सबब है। दूसरा, एक अनमोटिवेटेड टीचर्स। कुछ तो टीचर ऐसे हैं जो वास्तव में टीचर बनना नहीं चाहते थे लेकिन बन गए। उनको ये भी है, कुछ एक में हो सकता है 5% हो, ज़्यादा भी हो सकता है। वो सिलेबस वो अच्छी तरह से देख लें, जो उनको पढ़ाना है वो उनको आता भी है कि नहीं है। अगर आपने एक अनस्किल्ड, अनट्रेंड और वो सिलेबस जो उसने पढ़ाना है वो भी नहीं आता, तो किस आदमी को भेज रहे हो आप? और कुछ एक को आता है, अगर वो अनमोटिवेटेड है, जिसकी रुचि ही नहीं रही है अध्यापन में, वो और ही कुछ करना चाहता है, उड़ना चाहता है। ऐसे भी बहुत, मैं शब्द तो कठोर था मेरे पास, लेकिन किसी काम के नहीं। ऐसे बहुत बड़ी संख्या हो गई है, इनको विशेष काउंसलिंग की ज़रूरत है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा साइकोपैथ की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़
जो बहुत बड़ी है प्रोग्राम में, वो एग्जामिनेशन का है। एग्जामिनेशन बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए भाई। एक मेहरबानी करके बार बार ये मैं कहता हूँ, नकल को रोक दो। ये सारी समस्या नीचे से आ जाती है, ऊपर वाले नीचे वालों को, नीचे वालों को ऊपर वालों को, और बहुत बुरी हालत है। दो चीज़ें समाज को बहुत ख़राब कर रही हैं, खुले समाज को नशा, और जो वर्ल्ड है वहाँ पर नशा, ख़ास तौर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर नशा आता है तो ये बर्बाद कर देता है। इनको रोकना ही पड़ेगा। एक प्रोसेस में एक बड़ी चीज़ है करिकुलम। सिलेबस बदलते ही नहीं है। इंटरनेशनल सिलेबस जो आपके हार्वर्ड के भी, स्टैनफोर्ड के भी, जितने भी ऑक्सफोर्ड के, सारे सिलेबस ऑनलाइन मौजूद हैं। देख लें, जिससे रोज़गार मिलता है, और ख़ास तौर से पढ़ते पढ़ते ही अगर काम का आदमी बनता है, सिलेबस वो डालें। आउटडेटेड सिलेबस चल रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि नाम लिख दो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी करो, टीचिंग फैकल्टी करो, विद्यार्थियों को सिलेक्शन भी हो, प्रॉपर ट्रेनिंग भी हो, प्लेसमेंट सेल भी ताकतवर करो, एक्सपोजर भी दिलवाओ उनको, और ट्रेनिंग भी और मार्केटिंग भी, सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ेगी। ये प्रोसेसिंग का हिस्सा है। ये जो बड़ी बात आई कि प्लेसमेंट, सबसे ताकतवर चीज़ इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेज में प्लेसमेंट सेल होनी चाहिए। डिग्री मिलने से पहले उसको रोज़गार मिल जाए। 200 किस्म के काम, जहाँ मार्केट फोर्सेस काम कर रही हैं, 200 किस्म के काम ढूंढ लें, उनमें से सबको वो स्किल सिखाएं, और जहाँ डिमांड है उनको बुलाएं और प्लेसमेंट दिलवाएं बच्चों को। डिग्री देके एक बच्चे की 10 साल ख़राब करके किसी काम का अगर नहीं छोड़ते उसको, तो एक हत्थे की तरह से काम करते, हत्थे की तरह से। स्ट्रक्चर के बाद प्रोसेस हो गया, और फिर एक और आती है चीज़। अब ये बताइए आप, जो डिग्री मैनिपुलेटेड हैं, वो सारे काम ही तो मैनिपुलेशन से करेंगे, विश्वास और ट्रस्ट कैसे आएगा? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मैं डार्विन्स के साथ एजुकेशन को मिला रहा हूँ आज। स्ट्रक्चर, प्रोसेस, स्टेज भी वहीं से लिया। वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं, प्राइवेट कॉलेजेस आ गए हैं, जितने भी ढंग के कोर्सेज हैं वो यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट से, डायरेक्टरेट से करा के खोल लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जेबीटी है, बीएड है, नर्सिंग के कोर्सेज हैं, और जहाँ रोज़गार पर रकम सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस में। आप समझते हो ये सारी की सारी मैनिपुलेशन नहीं है? गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्यों नहीं? और बीएड का तो ऐसा है, डिग्री कॉलेजेस में ही एक कमरा चाहिए, 2 कमरे चाहिए, लेबोरेटरी, उससे क्या बढ़िया स्ट्रक्चर होगा। बीएड कॉलेज इंटीग्रेटेड में बताओ कितने कॉलेजेस में चल रहा है। ये बड़ा संगठित एक व्यापार हो रहा है। इसके अलावा प्राइवेट लाइब्रेरीज आ गई, कोचिंग सेंटर्स आ गए। जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनका सिलेबस, जो फॉर्मल कोर्सेज हैं, उनमें क्यों नहीं शामिल कर देते? ज़रूरत है क्या है प्राइवेट कोचिंग पे जाने की? आपका यूजीसी बच्चों ने करना है तो यूजीसी के जितने टॉपिक्स हैं वो आप सिलेबस में डाल के कवर करवाइए। आईएएस के सिलेबस का सारा सिलेबस है वो डलवाइए। जब मैं रिसर्च डिग्री कमेटी का पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च डिग्री आरडीसी का मेंबर था, तो मैंने कोशिश की थी कि यूजीसी जो नेट सेट जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस, और जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस, वो सब टॉपिक्स तो कम से कम सिलेबस में डाल दें पीजी में। काफ़ी सारे डिग्री में ही पूरे हो जाने चाहिए। और जितने भी ग्रेजुएट लेवल टेस्ट है उसके जितने टॉपिक्स हैं उनको सिलेबस में डाल के कवर करवाइए। टेक्निकल और स्किल से इस तरह से जो मार्केट में एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, वो ह्यूमन नीड्स की जितनी भी ज़रूरत है मैन्युफैक्चरिंग की, उनको, चाहे एप्पल की है, चाहे शू मेकिंग है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग है, सारी चीज़ें आपकी लेबोरेटरी में होते जानी चाहिए। और विशेष तौर से जो लॉजिक और साइंस के साथ जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं
उनको विशेष थ्रस्ट एरिया में डाल देना चाहिए। कॉमर्स है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशंस हैं, ये कोर्सेज नए डालें। और जो फॉर्मल सिर्फ एक बेसिक नॉलेज के हैं, उनको आप इनफॉर्मल में, डिजिटल में, ऑनलाइन में, डिस्टेंस में वहाँ प्रमोट कर सकते हैं। आपका वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे हिंदुस्तान की 100 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी नहीं आती, तो कहीं तो गड़बड़ है। एक को तो सुधारो, आप एक को तो सुधारो। अब जैसे एक्सप्रेस वे आए हैं तो कुछ देखते हुए अच्छा लगता है कि हिंदुस्तान में काम किया है। आप कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ कॉलेजेस को मॉडल बना दे, बाकी उनको फॉलो करेंगे। उनमें 100% प्लेसमेंट करवाइए। और जो सरप्लस आपकी बिल्डिंग्स हैं उनको उन कोर्सेज के लिए यूज़ कर लें जहाँ रोज़गार मिल सकता है। जैसे हमारे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है नारनौल का, उसको एक यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, रीजनल सेंटर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह दूसरी चीज़ें दूसरी जगह पे, या मल्टीपल मॉर्निंग शिफ्ट में अलग, इवनिंग में अलग इंस्टीट्यूशन चलाए जा सकते हैं। बिल्डिंग्स को इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस्ट पॉसिबल यूज़ किया जा सकता है, कॉमर्शियल यूज़ भी इवन किया जा सकता है, जिससे पैसा भी आए। और चाहे फीस कम है, लेकिन आप रोज़गार परख नहीं करते हो एजुकेशन को, तो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं कि 10 साल बच्चे के बर्बाद हो जाते हैं और वो रोज़गार में नहीं आ सकते। इसके अलावा मॉनिटरिंग और रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स भी करना ज़रूरी है। हर चीज़ की छोटी से छोटी पैसा रखो इस चीज़ के लिए। बिल्डिंग बना दो, उसके बाद रिपेयर नहीं होती हैं। और सफाई का तो आप समझ ही सकते हो, फर्नीचर टूट गया तो दोबारा से ठीक नहीं होता। स्ट्रक्चर पे तो ये प्रोसेस में सभी क्लासेज में कैमरे लगाते हैं। आप पूरे के पूरे बरामदे में 20 कमरों में से निकल जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है एक भी क्लास लगी हुई नज़र नहीं आती है। सच्चाई बात। ये सिर्फ कॉलेज कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है, ज्ञान देने और ज्ञान लेने की जगह होती है। ये ब्रेड फैक्ट्री नहीं है, ये ज्ञान के मंदिर हैं, ज्ञान के मंदिर। और सरकारों की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अपने सबसे बेहतरीन संसाधन शिक्षा के उत्थान के लिए और रिसर्च को प्रोपगेट करने के लिए करें, ताकि हम कहीं स्टैंड कर सकें और इसको इंडस्ट्री के साथ जोड़ें। कॉलेज पे तो टूट के पढ़ने चाहिए और आपकी सीटें नहीं भर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। और गड़बड़ है तो करेक्ट करने की ज़रूरत है, गड़बड़ है तो इलाज करने की ज़रूरत है। रेमेडी भी ढूंढो और कारण भी ढूंढो, रेमेडी भी ढूंढो, कारण भी ढूंढो। और जहाँ थोड़ी सी सख्ती करनी पड़े तो सख्ती करो। एग्जामिनेशन सिस्टम को ख़ास तौर से कुछ लोग जो प्रभावित करते हैं, जिन्होंने इसको धंधा बना रखा है, और इससे और सारी दूसरी बुराइयां भी पनपती हैं। नकल को रोक दो, दाखिले अपने आप आ जाएंगे। रोज़गार को ताकत दें, प्लेसमेंट सेल को ताकत दें, एक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग से गुजारें और फैकल्टी का बेस्ट पॉसिबल सिलेक्शन करके लगाएं। कब तक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे? ऐसे नहीं, स्ट्रॉन्ग फैकल्टी हो, मोटिवेटेड टीचर्स हो, बार बार ट्रेनिंग करके मोटिवेशन दें उसको, और टीचेबल स्टूडेंट्स को भर्ती करें, अनटीचेबल को भर्ती नहीं। इतनी सी बात है, दाखिले अपने आप आएंगे, खूब दाखिले आएंगे। दक्षिणी हरियाणा के नारनौल में विश्वविद्यालय का होना क्यों आवश्यक है?
इसके खोलने पर कितनी लागत लगेगी और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान के अगर सबसे विकसित क्षेत्र देखेंगे तो वो हैं जहाँ बेहतर से बेहतरीन शिक्षण संस्थाएं हैं, और पिछड़े वो क्षेत्र मिलेंगे जहाँ शिक्षा में वो क्षेत्र पीछे रह गए। ऐसी एक कहानी नारनौल के साथ है। शुरू में बड़ा अच्छा चला। आज़ादी के जस्ट बाद में 1953 में भूपेंद्र स्कूल में गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल, उस समय पेप्सू स्टेट थी, खुल गया था। कॉलेज की डेंसिटी नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में काफ़ी ठीक है। हालांकि एजुकेशन को, जो बीएड कॉलेज जिनको कहते हैं, वो तकरीबन प्राइवेट सेक्टर को दे रखे हैं। जो भी हो, इस समय बड़ी जो ज़रूरत है वो नारनौल में विश्वविद्यालय की है। इसके सबसे बड़ा एक कारण तो ये है, सिर्फ एक कारण, कि क्षेत्रीय असमानता उच्च शिक्षा में कम हो। इम्बैलेंसेस इन हायर एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशन हरियाणा में जो पैदा हो गया वो कम हो। दूसरा, माइग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड माइग्रेशन ऑफ मैन, पलायन की एक बड़ी समस्या हो गई है। शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, सुरक्षा भी बढ़ जाती है। और तीसरी एक बड़ी, जो बहुत ही बड़ी बात है, लड़कियां और महिलाएं हैं, उनको हायर एजुकेशन की रीच में लाना है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है, तो नियरेस्ट नेबर, उनके नज़दीक से नज़दीक उच्च शिक्षा खोल देनी चाहिए। यहाँ एक बात ये आएगी, बहुत बड़ी बात, कि शुरू में जब संस्थाएं खुलती हैं तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और उनमें एक ज़मीन की, दूसरी रिसोर्सेज की। तो नारनौल में तकरीबन जब भी संस्थाएं खुली हैं तो कहीं होस्ट किया जाता है। जैसे विमेन कॉलेज खुला नारनौल में, तो भूपेंद्र स्कूल में विंग खोल ली थी, उसके बाद पूरा कॉलेज कर दिया। इसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो महेंद्रगढ़ में चली गई है, उसको बीएड कॉलेज में यहाँ होस्ट किया था। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नारनौल, जहाँ लगभग 16 पोस्ट ग्रेजुएट चल रही है, उसको शुरू में विश्वविद्यालय में होस्ट किया जा सकता है। ये कॉलेज एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लिया हुआ है। सबसे पहले इसको अपग्रेड किया जा सकता है एक यूनिवर्सिटी की तरह से। मेरा ये पक्का विश्वास है कि एकदम यूनिवर्सिटी लॉन्च हो जाएगी। जामिया मिलिया इस्लामिया भी तो कॉलेज में ही तो चलती थी पहले। दिल्ली यूनिवर्सिटी किराए के मकानों में चली हुई थी पहले, वो भी दूर। आजकल गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है, ये जाकिर हुसैन कॉलेज है, वहाँ पर शुरू में होस्ट की हुई थी। यानी बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ा कॉलेज जो 32 एकड़ में है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का सब कुछ है। मैं कुछ आपको फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ, उनको देखकर आप समझ जाएंगे कि यूनिवर्सिटी खोली जा सकती है। थिएटर हॉल, टीचिंग ब्लॉक्स,
teaching blocks. Library.